जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी जबरदस्त कोट बोली गई है कि सराउंड योर सेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों के साथ रहिए जिनका मिशन सेम है, जिनका मिशन सक्सेस हासिल करना है। नहीं तो होता क्या है कि जब भी आप आपके जो मिशन होते हैं अगर आप किसी के साथ शेयर करो तो वो आपको नेगेटिव चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं, आपके सामने नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि आपका जो मिशन है ये उन तमाम लोगों में से है कि जो उसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसीलिए बट ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव चीज़ें बताना शुरू कर देंगे, बहुत सारे लोग ये बताएंगे क्यों आप वो हासिल नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको उन लोगों के साथ रहना है जो कि हंग्री है सक्सेस के लिए, जो कि लाइफ में क्रिएटिविटी चाहते हैं, जो कि लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। तब वो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी देंगे, आपके अंदर आइडियाज़ जो है वो जनरेट करेंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो देंगे, जिससे कि आप भी आगे बढ़ सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, इतनी ऊंची एग्ज़ाम है कि आप ऑर्डिनरी लोगों के साथ रहकर उस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन या फिर एग्ज़ाम को क्लियर करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आइए 26 अगस्त का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है। तो आपको यहाँ पर ये जो प्लेस है, ये प्लेस कौन सी है ये बताना है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज जब हम देखते हैं तो हमें जो आर्टिकल्स है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट देखने को नहीं मिलते हैं। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल जो आर्टिकल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। खास जो आर्टिकल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स आज के पेपर में देखने को मिल रहे हैं वो है एक्सप्लेन सेक्शन के, जहाँ पर हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है उसके बारे में देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने काफ़ी बार कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर एनिमल जो है क्या वो कोरोना वायरस की रिस्क पर है उसके बारे में देखेंगे। और उसी के साथ साथ जो आईफोन इंडिया में बनने वाला है, इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होने वाला है, तो इससे क्या कंज्यूमर्स को फ़ायदा मिलेगा, क्या कस्टमर्स को कम प्राइजेस में आईफोन मिलने वाला है जब यहाँ पर इंडिया में असेंबल होगा, प्रोडक्शन होगा। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ इंडिया और वियतनाम के जो कोऑपरेशनल रिलेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आर्टिकल्स में ला रहा हूँ। अब आपने अगर MM एकेडमी ऐप को फॉलो नहीं किया है तो MM एकेडमी ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स है पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, और भी आगे बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी हाल ही में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है उसमें हमने देखा है कि जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे वो हमारे MM एकेडमी ऐप के कोर्सेज में से ही आए थे। उसी के साथ साथ ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है और कौन बनेगा आईएएस सीरीज़ जो एक्सक्लूसिवली आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलती है, तो उसमें से जो करंट अफेयर्स है आपको देखने को मिलते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो आइए यहाँ पर प्रशांत भूषण केस जो है उसके बारे में देखते हैं, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके बारे में बात की गई है। अगस्त 14 को सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने 2 ट्वीट्स यहाँ पर सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कंसिडर किए। अभी जो प्रशांत भूषण का केस है इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रशांत भूषण है उन्होंने माफ़ी मांग ले तो यहाँ पर पूरा जो किस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रशांत भूषण जो है उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी जो है वो नहीं मांगने वाला हूँ। अब यहाँ पर प्रशांत भूषण जो है उनके अगेंस्ट में केसेस हमें कब और किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो 2009 का केस अगर हम देखें प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में तो फाइल किया गया था सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के द्वारा। अब क्यों किया गया था, क्योंकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जुडिशरी जो है उसमें काफ़ी करप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ 2010 में 3 जज बेंच जो है जिसे हेड कर रहे थे अतलमस कबीर, उन्होंने एक नोटिस इशू किया था भूषण और तेजपाल के लिए, लेकिन जो हियरिंग है वो वहाँ पर नहीं हो पाई थी। और उसी के साथ यहाँ पर रिसेंटली जो फ्रेश कंटेम्प्ट ऑफ केस है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में वो हमें देखने को मिला और जिसमें उन्हें गिल्टी करार कर दिया गया। अब ये तो हो गई पूरी न्यूज़। अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्या है,
एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बेंच होती है, जो ये सारी चीज़ें देखती है, जो ये सारी डिसीजन प्रोवाइड करती है, तो उसमें कितने जजेस होने चाहिए या फिर कितने जजेस होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। क्या बोला गया है? मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो है, जो इस पर्पस के लिए जो डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या रहेगा। आपने कई बार देखा होगा कि इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसा है, इंटरप्रिटेशन ऐसा है। जैसे कि मोदी जी की जब स्पीच आती है तो मोदी जी स्टार्टिंग में कभी कभार बोलते हैं मित्रों और कभी कभार बोलते हैं भाइयों बहनों। तो आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि जब मित्रों बोल रहे हैं तो मतलब अब यहाँ पर कौन सी न्यूज़ आने वाली है, और जब भाइयों बहनों बोल रहे हैं तब कौन सी न्यूज़ आने वाली है। उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी इंटरप्रिटेशन होता है। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो एमएम एकेडमी पर पॉलिटिकल लेक्चर्स है उसमें देखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसे सिनारियो में कोई भी चीज़ को समझना, इंटरप्रेट करना, ये किसी ना किसी के हाथ में रहना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंटरप्रेट करने का काम जो कोर्ट है, खासकर अगर मैं बोलूँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो करती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई चीज़ इंटरप्रेट कर रही है तो यहाँ पर जो बेंच देख रही है, इंटरप्रेट कर रही है, तो उसमें कम से कम 5 जजेस बेंच जो है वो रहनी चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो है वो सुनने के लिए आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के तहत दिया गया है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अलग अलग जो रूलिंग्स हमें देखने को मिली है, तो ऐसे समय पर जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग अराइज होते हैं। अब इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो भी यहाँ पर जो बेंच है उसके बारे में डिसाइड करते हैं कि बेंच जो है वो कितनी इसकी रहनी चाहिए, कौन से बेंच को देना है, उसमें कौन रहने वाला है। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है हमें देखने को मिली थी, है ना। तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर कोर्ट जो है वो रिपीटेडली अपॉलॉजी क्यों मांग रही है। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने पिछले लेक्चर्स में कई बार देखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक भी लेक्चर मिस मत किया कीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कड़ियों से कड़ियाँ हम मिलाते हैं। अब यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब हम बात करें तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट हमें देखने को मिलते हैं। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि कई बार हमने ये चीज़ जो है वो डिस्कस की हुई है। तो अब जब यहाँ पर गिल्टी करार कर दिया गया है प्रशांत भूषण को, तो अब उनको यहाँ पर सज़ा होगी। सज़ा क्या हो सकती है, तो 2 पनिशमेंट हमें देखने को मिलती है, एक है फ़ाइन की, दूसरी है इम्प्रिजनमेंट की। फ़ाइन कितना होता है, तो कुछ यहाँ पर फ़ाइन देना पड़ता है 2000 के आसपास, और यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होती है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन दोनों ही हो सकते हैं। अब इससे बचने के लिए कि वह प्रशांत भूषण को पनिशमेंट ना हो, इसके लिए बोल रहे हैं कि आप माफ़ी जो है, अपोलॉजी जो है वो मांग लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं माफ़ी जो है वो नहीं मांगने वाला हूँ। अब यहाँ पर सेक्शन 12 जो है एक्ट का, वो पनिशमेंट में एग्जम्पशन देता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो अवॉर्ड की गई है पनिशमेंट, अगर कोई भी इंसान माफ़ी मांग लेता है तो ये जो पनिशमेंट है वो निकाली जा सकती है। तो ये भी कानून के तहत ही माफ़ी जो है वो मांगी जा रही है कि आप माफ़ी जो है वो दे दो। ठीक है, माफ़ी जो है वो मांग लो, ये कानून के तहत ही बोला जा रहा है। कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 12 जो है एक्ट का, उसमें हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए बार बार प्रशांत भूषण को माफ़ी मांगने के लिए बोला जा रहा है, जिससे कि जो पनिशमेंट है उनकी लिमिट कर दी जाए। तो अब आपको पूरा जो सिनारियो है वो समझ में आ गया, क्यों यहाँ पर माफ़ी जो है वो बोलने को बोला जा रहा है, अब आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो आईफोन है वो अब प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, तो अब वो चीपर हो जाएंगे, वो सस्ते हो जाएंगे। तो अब ऐसे सिनारियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर सस्ते होंगे। तो देखिए एप्पल जो है उसने अपना मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट फ़ोन का, मतलब आईफोन SE का इंडिया में शुरू किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि और भी बहुत सारे मॉडल जो है वो इंडिया में बनाए जा सकते हैं। अब एप्पल ने इंडिया में जो फ़ोन है कब शुरू किया, तो एप्पल ने असेंबलिंग जो है फ़ोन की, मतलब असेंबल करना मतलब क्या होता है कि अलग अलग यहाँ पर कंपोनेंट आ गए, अलग अलग यूनिट्स आ गए, और फिर यहाँ पर उसे असेंबल करके उसे एक साथ मिलाकर एक फ़ोन जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो जो असेंबलिंग होती है फ़ोन की इंडिया में, ओरिजिनल आईफोन SE 2017 में शुरू किया। 2018 में अगर हम देखें तो असेंबली जो है आईफोन 6s की, वो भी हमें इंडिया में देखने को मिली। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग जो है वो देखने को नहीं मिली है, असेंबलिंग आईफोन की देखने को मिली है। अब यहाँ पर 2019 में एप्पल्स पार्टनर फॉक्सकॉन, उसने यहाँ पर असेंबलिंग जो है आईफोन XR की, वो चेन्नई में शुरू की।
2020 में अगर हम देखें तो लेटेस्ट आईफोन 11 जो है उसकी भी असेंबलिंग यहाँ पर शुरू की गई। अब आपको एग्ज़ाम में ये जो असेंबलिंग है कौन कौन किसकी कर रहा है, कौन सा आईफोन है, 11 है या फिर एक्स है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा, खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये पूछा जा सकता है कि जब यहाँ पर असेंबलिंग के यूनिट्स आए हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स आए हैं इंडिया में, तो क्या अब ये चीपर हो सकते हैं या फिर इंडियन कंज्यूमर्स को, इंडियन कस्टमर्स को इससे फ़ायदा हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट है क्या उसमें हम यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्राइजेस है लोकली क्या ये डाउन आ जाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है और बहुत सारे लोगों के मन में बट ऑब्वियस है कि ये सवाल होगा ही। एप्पल जो है यूजुअली अपनी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो ग्लोबल रखता है। मतलब कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं अगर आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सेम प्राइस होती है अगर हम कन्वर्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आईफोन की 1 लाख है तो यूएसए में 1 लाख रुपी ही रहेगी, बट ऑब्वियसली कि वो डॉलर में रहेगा इसलिए वो कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स रहेगा। लेकिन अगर आप देखो तो प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं बोल रहा मैं एग्जैक्ट सेम होती है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सेम रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि इंडिया में अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है फिर भी यहाँ पर उससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, जो प्राइजेस है उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न। और भी यहाँ पर हमें 2 और रीजंस देखने को मिलते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि जो प्राइजेस है उसमें कोई फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में प्रोडक्शन होने के बावजूद। वो क्या है, तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हार्डली कोई लोकल सोर्सिंग जो है कंपोनेंट्स की वो देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब कि जो कंपोनेंट्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक आईफोन है, आईफोन में अलग अलग चीज़ें होती है। तो अब आईफोन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी लोकल सोर्सिंग काफ़ी मुश्किल है। ये अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट ही किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जब बाकी कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो असेंबलिंग है उसकी यहाँ पर क्या ही प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये फर्स्ट रीज़न दूसरा निकल कर आता है कि इस वजह से भी जो प्राइजेस है वो नीचे नहीं आएंगे, हालांकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या है, एप्पल जो है वो स्टिल नॉट कैपेबल ऑफ मीटिंग द एंटायर डिमांड ऑफ सर्टेन मॉडल विद द लोकली प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो इम्पोर्टेड यूनिट्स है मार्केट में, ठीक है, उस पर पूरा मार्केट चल रहा है। मतलब क्या है, सारे फ़ोन, सारे आईफोन जो है क्या वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। अब फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि एक आईफोन हम लेते हैं एक्स है, ठीक है, दूसरा है एक एक्स मैक्स, ठीक है, और तीसरा है आईफोन 11। अब ये 3 आईफोन्स है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर एक्स मैक्स जो है उसकी कीमत रखी गई है 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर 11 जो है ये प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस हो जाती है 1,06,000, ठीक है, 1,06,000। अब इंडिया में अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो भले ही यहाँ पर इसकी प्राइस कम हो, लेकिन फिर भी कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो दूसरा इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से उसकी कीमत तो 1 लाख है ना। तो अगर इनको कम करना है तो फिर 1 लाख इसकी भी कम करना पड़ेगा जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहा है। बट ऑब्वियसली कि एक्स मैक्स से X11 Pro जो है उसकी कीमत यहाँ पर कम की जा सकती है क्या, नहीं की जा सकती। इसीलिए कम करेंगे तो कितना करेंगे, 1,03,000 के आसपास हो सकती है। इसीलिए दूसरा रीज़न हो जाता है कि बाकी जो इसके प्रोडक्ट्स है आईफोन के वो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं और सारे आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो कम नहीं होगी। तो ये कारण है। कौन से 3 कारण है, पहला तो ये है कि आईफोन जो है वो यूनिवर्सली अपने प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम रखता है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, जो अंदर कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कंपोनेंट जो है वो बाहर से ही आ रहे हैं, इसी वजह से उसके प्राइजेस में खासा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और तीसरा रीज़न क्या है, जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं आईफोन के वो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी ज़्यादा कीमतें कम नहीं हो सकती है। तो ये 3 कारण हमें देखने को मिलते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को यहाँ भले ही प्रोड्यूस हो जाए, यहाँ भले ही मैन्युफैक्चर हो जाए, लेकिन फिर भी ज़्यादा फ़र्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन आउटलेट है क्या वो चाइना से बाहर लेकर जाएगा, तो देखिए चाइना से बाहर तो ले जा रहा है, लेकिन ये अनलाइकली है कि सारी ही चीज़ें एंटायरली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल कर कोई बाहर रख देगा। ठीक है, चाइना में अभी भी वो यूनिट्स है वो रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो बाहर शिफ्ट कर रहा है। अब अगर आप देखोगे 2019 में एप्पल जो है उसका प्रोडक्शन जो है मैक प्रो कंप्यूटर्स का वो फिर से यूएस में लेकर चला गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी देश में आता है तो हेवी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है।
और हेवी इन्वेस्टमेंट जब भी किसी देश में आती है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उसकी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिलता है। एप्पल और उसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो किया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ताइवान बेस्ड फॉक्सकॉन जो है वो अमंग दी कंपनीज़ है जो कि यहाँ पर प्रोडक्शन बेस मैक्सिको में देख रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना से बाहर तो निकल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा पूरी तरीके से बाहर निकल जाए, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास इस आर्टिकल में से इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्राइजेस है क्या वो कम होंगे नहीं होंगे, तो कौन कौन से 3 कारण है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले इस पर आते हैं। कोरोना वायरस जो है एनिमल्स को क्या हो सकता है, कौन से एनिमल हाई रिस्क पर है, कौन से एनिमल लो रिस्क पर है। देखिए हमने कई बार ऐसा देखा हुआ है, न्यूज़ में हमें देखने को मिला है कि एनिमल जो है उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है। हालांकि बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं लेकिन फिर भी केसेस ऐसे आए हैं जहां पर देखने को मिल रहा है कि एनिमल्स को भी कोरोना वायरस हुआ है। अब ओवरऑल देखिए ये जितना भी आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो वर्टिब्रेट्स है, बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, उसी के साथ साथ कुछ ऐसे हैं जो बहुत हाई रिस्क पर है जैसे कि चिंपैंजीज हो गया, है ना, ये हो गए। और हायर रिस्क पर जो है उसमें हमें ब्लू आई, ब्लैक लुम्बूर ये भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब तो ठीक है लेकिन उसके बदले में ये एक जो आपको पिक्चर देखने को मिल रहा है ये सफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर आपको वेरी वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई सारे रिस्क जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सबसे कम रिस्क पर है ना, सी लायन आप बोल सकते हो, हाउस माउस बोल सकते हो, अमेरिकन क्रो बोल सकते हो, ये। और फिर लो रिस्क पर जो है वो है पिग, उसी के हॉर्सेस, डॉग, ये लो रिस्क पर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमें देखने को मिले थे जहाँ पर जो डॉग है, जो पेट है, उनको घर से निकाल दिया जा रहा है, उन्हें घर से छोड़ दिया जा रहा है दूसरी जगहों पर, क्योंकि कोरोना वायरस जो उनको हो सकता है ये डर से। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ही कम रिस्क पर है। मीडियम रिस्क पर अगर हम देखें तो कैट हमें मीडियम रिस्क पर देखने को मिलती है, बाकी कैटल्स अगर हम देखें, शीप हम देखें। फिर हाई रिस्क पर जब हम देखते हैं तो उसमें चाइनीज़ हैमस्टर, चाइना वाला तो आता ही है, ये देखिए जायंट, यहाँ पर कॉमन बॉटल डॉल्फिन। वेरी हाई रिस्क पर देखें तो ह्यूमंस है, चिंपैंजीज है, ठीक है। तो ये हमें वेरी हाई रिस्क पर देखने को मिलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है आपको प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेरी हाई रिस्क पर कौन कौन से एनिमल्स है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि एंडेंजर्ड कौन से हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से हैं। तो यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हमें ये वाला देखने को मिलता है, गोरिल्ला। उसी के साथ चिंपैंजी अगर हम देखें तो एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस अगर हम देखें तो ये तो एंडेंजर्ड होने चाहिए। चलिए आगे। तो यहाँ पर क्या है कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो है, प्रीवियस स्टडीज़ ने इंडिकेट किया था कैट्स और डॉग जो है वो यहाँ पर कोरोना वायरस ह्यूमन से ले सकते हैं, उनको हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा है कैट जो है वो हाई रिस्क पर है और डॉग अगर हम देखें तो हमें लो रिस्क पर देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ ये जो फिगर्स है ये किस तरीके से बाहर आए हैं, फाइंडिंग जो है ये बेस है जो ACE2 होता है एंजाइम। अब यहाँ पर ACE2 तो लिखा हुआ है लेकिन ACE2 मैं अगर सीधा सीधा बोल दूँ और जो आर्टिकल में लिखा हुआ है वो बता दूँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताओ तो वीडियो का फ़ायदा है। तो अब यहाँ पर थोड़ा ACE2 के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ACE2 क्या होता है, रिसेप्टर है। मतलब क्या है कि जो कोरोना वायरस होता है ना, कोरोना वायरस अगर आपने देखा हो तो उसको ऐसे क्राउन शेप का निकला हुआ है, इसलिए उसे कोरोना वायरस कहा जाता है। कोरोना नाम कहाँ से आया, क्योंकि उसके जो बॉडी है उसके ऊपर ऐसे क्राउन टाइप का हमें देखने को मिलता है, जो राजा का मुकुट होता है तो उस तरीके का क्राउन होता है। तो जो क्राउन है वो अटैच होता है ACE2 को, और वो अटैच होने की वजह से क्या होता है फिर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है इसके तहत देखा जा रहा है कि कौन ज़्यादा इन्फेक्ट हो सकता है, कौन कितने रिस्क पर है, ठीक है। तो अगर ऐसा बोला जाए तो ये ACE2 एंजाइम जो है उसके ऊपर बेस्ड है। अब ये जो फाइंडिंग है कितनी सिग्निफिकेंट है, रिस्क जो है असेस किया गया है फॉर ACE2 बाइंडिंग, कि वो बाइंड जो है वो किस तरीके से हो रहा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है जो यहाँ पर फाइंडिंग्स निकाली गई है ये यहाँ पर ऑथेंटिक हो सकती है। और जो एक्चुअल इन्फेक्शन है उसके बेसिस पर ये नहीं हुआ है कि एक्चुअल में कितने जानवरों को हुआ है, कितने एनिमल्स को हुआ है, कितने दिनों में हुआ है, कितने दिनों के लिए रहा है, किस तरीके से उनको हैम्पर कर रहा है, फर्टिलिटी रेट कितना है, तो ये कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ACE2 बाइंडिंग जो है उसके अजम्पशंस पर हमें ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो आ रहा है इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के बारे में। अब देखिए चाइना जो है, चाइना बड़ा परेशान कर रहा है। किसको कर रहा है, इंडिया को कर रहा है, बाकी साउथ एशियन कंट्रीज जो उनको भी कर रहा है। उसमें से ही एक है वियतनाम। वियतनाम अगर हम देखें तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही है चाइना की वजह से। क्यों हो रही है, क्योंकि चाइना जो है वो 9 डैश लाइन को अपना क्लेम कर रहा है।
मतलब कि वो आपने अगर वो मूवी अगर देखी होगी, कौन सी है, अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें जो रणबीर कपूर है वो जब कैटरीना कैफ को सलमान खान से मिलाने के लिए लाता है, और फिर जब वो रुक रुक के मिलाता है ऐसे हिचकिचा के, तो सलमान खान उसको बोलता है कि यार तुम तो ऐसे मिला रहे हो जैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पर जो चाइना है वो भी वही कर रहा है, मतलब दूसरी की टेरिटरी को अपना इस तरीके से क्लेम कर रहा है जैसे कि उसी की टेरिटरी है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो बट ऑब्वियसली कि बाकी जो कंट्रीज़ है वो अब एक कोलैबोरेशन यहाँ पर तैयार करेगी, और वही कोलैबोरेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाइना, इंडिया, वियतनाम। ट्यूसडे को क्या हुआ है कि इंडिया और वियतनाम जो है उन्होंने अग्री किया है कि यहाँ पर हम बायलैटरल कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे इन द लाइन विद इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान आउटलुक जो है इंडो पैसिफिक में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया वियतनाम के रिलेशन देखिए क्या होता है। हमारा इंटरनेशनल रिलेशन जो जीएस पेपर 2 है, इसमें आपको किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब इंडिया वियतनाम का रिलेशन देखते हैं तो इंडिया और नॉर्थ वियतनाम ने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन, देखिए डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाइना के साथ आप बता सकते हो कब हमने किया था, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया कब ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने चाइना के साथ सेटअप किए थे। इंडिया और नॉर्थ वियतनाम जो है उसने अपने ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन 1972 में किए, और तब से ही उन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशन जो है मेंटेन किए हैं। 1992 इंडिया और वियतनाम जो है उन्होंने एक्सटेंसिव इकोनॉमिक टाइज स्टैब्लिश किए थे, जिसमें ऑयल एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ दोनों ही कंट्रीज़ ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन 2003 में किया, जिसमें जो प्रॉस्पेरिटी है साउथ ईस्ट एशिया में उसके लिए यहाँ पर काम करने की ठानी। वियतनाम जो है वो यहाँ पर एक पाइवोटल स्टेट बनकर उभर रहा है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। आपको अगर पता हो, जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं तब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि हमारे जो ईस्ट में कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ देखो, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। लेकिन जो लुक ईस्ट पॉलिसी है तो उसे चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तब्दील कर दिया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है कि हमें हम सिर्फ देखना नहीं है, अभी हमें एक्ट भी करना है। इसीलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वियतनाम निभाता है, एक बहुत ही पाइवोटल स्टेट वो बनकर आ रहा है। 2007 में दोनों ही कंट्रीज़ ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी जो हामी है वो भरी थी। अब डिफेंस कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, किसी भी दो कंट्री में किस तरीके के रिलेशन है तो वो हमें 3 फैक्टर से देखने को मिलते हैं। पहला होता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो किस तरीके का है, दूसरा होता है सोशल टाइज किस तरीके के हैं, और तीसरा होता है डिफेंस टाइज किस तरीके के हैं। तो इसमें हम अगर देखें तो वो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल बता रहा हूँ तो वो अलग है। वो हमारे किसी भी देश के साथ रिलेशन कैसे रहने वाले हैं या फिर कौन से लेवल पर हमारा रिलेशन है, कौन से लेवल पर हमारी दोस्ती है, वो देखने को मिलती है। अगर आप देखो तो वो नॉर्मल लाइफ में भी होता है। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके भी 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल, दूसरा होता है इकोनॉमिक और तीसरा होता है सोशल। मतलब क्या है कि आपका दोस्त सोशली आपसे कितना कनेक्टेड है, मतलब कि जो आपकी जो थिंकिंग है वो कितनी मैच होती है। दूसरा है पॉलिटिकल, मतलब क्या है कि प्रोफेशनल लेवल पर आप दोनों किस लेवल पर हो, किस तरीके की आप जो एक कलीग होता है तो किस तरीके का रिलेशनशिप आप एक प्रोफेशनल लाइफ में अटेंड कर रहे हो। और तीसरा होता है इकोनॉमिक तौर पर कि इकोनॉमिकली आप कितना एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो कर पाते हो। तो ये 3 चीज़ें पर्सनल लेवल पर भी काम आती है और वही बड़े लेवल पर अगर हम देखें तो देश के लेवल पर भी काम आती है। देश भी अगर हम देखते हैं तो 3 ही ग्राउंड्स पर जज किए जा सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। अगर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और इसमें मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, देश की जब बात आती है तो इकोनॉमिक फैक्टर सबसे ज़्यादा प्ले करता है, 60% इकोनॉमिक फैक्टर होता है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो होता है 30, और 10% जो बचा हुआ है वो होता है सोशल। अब अगर आप देखोगे अरब कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ में इकोनॉमिक फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उनका सोशल फैक्टर बहुत बड़ा है ना। इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उनका सोशल फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि सब साथ में रहते हैं, उसके वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर अपने आप आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया का रिलेशन देखते हैं किसी और कंट्री के साथ, फॉर से यूएसए के साथ, तो यूएसए अगर हम देखें तो पॉलिटिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल मतलब क्या, आइडियोलॉजी, जो वहाँ पर सरकार है और जो हमारे यहाँ पर सरकार है उनकी आइडियोलॉजी कैसी है।
अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है सेम है दैट ऑफ जो आज बीजेपी की सरकार है उनके साथ, लेकिन अगर वहाँ पर सरकार बदल जाती है तो फिर हो सकता है आइडियोलॉजी चेंज हो जाए और फिर दोस्ती भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए इंटरनेशनल ग्राउंड पर दोस्ती दुश्मनी ये चेंज होती रहती है। जब दोस्त है तो दुश्मन बन सकता है, दुश्मन है तो दोस्त बन सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब हम कोऑपरेशन की बात करते हैं किसी भी देश के साथ, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल कोऑपरेशन और डिफेंस कल्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफेंस ग्राउंड पर अगर हम देखें वियतनाम का, तो हमें काफ़ी एक्सटेंसिव जो डिफेंस स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। ट्रेनिंग वियतनाम आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। उसी के साथ साथ इंडिया ने अनाउंस किया था लाइन ऑफ क्रेडिट $500 का, ठीक है, $1 मिलियन का। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ क्रेडिट आप सभी को पता है एक लोन टाइप का होता है। लोन में और लाइन ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया यार आपको। देखिए लोन मतलब क्या है कि आपने दिया, आपने, अब मैं आपको एकदम शॉर्ट इसमें बताता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 500 रुपये किसी को तो भी दिए, ठीक है, लोन के रूप में दिए, और इंटरेस्ट रेट पर दिए 100 ही रुपये दिए, 100 रुपये हम कंसिडर करते हैं, 100 रुपये दिए, 10% इंटरेस्ट रेट पर दिए, तो आपको वापस कितने मिलेंगे, 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके दोस्त ने बोला कि मुझे 100 रुपये चाहिए और आपने दोस्त को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट 10% से, ठीक है, तो अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि दोस्त को अगर जितने रुपए उसने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने 100 रुपये दिए थे, पूरे 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि अगर 100 रुपये आपने दिए हैं लेकिन दोस्त को अगर 85 रुपये काम आए हैं, बाकी 50 रुपये का उसने इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो मतलब आपको इंटरेस्ट 50 रुपये पर ही मिलेगा, ठीक है, आप 50 रुपये पर ही इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है। तो ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस। तो मोस्टली हम देखेंगे रशिया के साथ भी लाइन ऑफ क्रेडिट, मैं आपको एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम लिटरल मीनिंग में डीप में अगर जाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो लाइन ऑफ क्रेडिट मैं आपको समझाने के लिए इतना डीप में बता सकता हूँ कि 1 घंटे का वीडियो उसी पर बन जाएगा, तो उसमें डिटेल में हमको जाना नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो नेवल एक्सरसाइज है वियतनाम की, वो भी यहाँ पर मिलान की पार्ट है, तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये 3 डिफेंस जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोनों ही जो नेशन है उनके बीच में जो एक कोऑपरेशन है उसका फैक्टर ये भी है, जैसे चाणक्य का हमने कौन सा था वो 12 सर्कल है ना, चाणक्य नीति के 12 सर्कल्स मैंने आपको बताए थे। क्या था कि अगर यहाँ पर किंग है, अगर यहाँ पर राजा है, ये सर्कल हो गया पहला। दूसरा सर्कल जो इसके अराउंड रहेगा, ये वाले सर्कल मतलब किंग का ये कौन रहेगा, दोस्त रहेगा, दुश्मन रहेगा, ये रहेगा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, ठीक है। फिर दुश्मन का और दूसरा सर्कल हम यहाँ पर अगर निकालते हैं तो ये कौन रहेगा, ये रहेगा दोस्त, ठीक है, ये राजा का दोस्त। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब डायरेक्ट दुश्मन और डायरेक्ट दोस्त हो गया। अब यहाँ पर आगे के जो भी सर्कल्स रहेंगे, ये सर्कल रहेगा, ये दुश्मन का दोस्त है इसलिए हमारा भी दुश्मन रहेगा, ये दोस्त का दोस्त है इसलिए हमारा भी दोस्त रहेगा। तो इस तरीके से सर्कल जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो 12 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये भी आपको पता रहना चाहिए। कभी कभार एथिक्स के लेक्चर में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है ऑप्शनल तो उसमें भी आपको कौटिल्य के जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इंडिया वियतनाम जो है वो चाइना अगर देखा जाए दुश्मन है। मतलब यहाँ पर देखिए इंडिया जो है क्या वो वियतनाम के साथ बहुत ही ज़्यादा बॉर्डर अपनी शेयर कर रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर वियतनाम और इंडिया के बीच में जो इतना कोऑपरेशन है वो किसकी वजह से, सेम दुश्मन कौन है, चाइना। और यहाँ पर वियतनाम जो है उसका दुश्मन क्यों है, 9 डैश लाइन, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है ये पूरा चाइना अपनी क्लेम करता है। तो इसकी वजह से वियतनाम जो है उसका दुश्मन, इंडिया जो है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट तो चाइना का चल ही रहा है, और इंडिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट, वियतनाम के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों ने बोला कि आओ मिल बैठे 3 यार, आप मैं और 9 डैश लाइन। तो यहाँ पर चाइना जो है वर्चुअली यहाँ पर क्लेम कर रहा है पूरा साउथ चाइना सी, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों यहाँ पर साथ में आ गए। उसमें हमें स्पार्टली आइलैंड्स ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी सीक्रेट नहीं है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये ज़्यादा असर्टिव रोल इंडो पैसिफिक रीजन में आ रही है, कि इंडिया को अब यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें अपनी डिप्लोमेसी बढ़ानी है। तो इससे दोनों ही साइड जो है वो इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, पीसफुल एंड प्रॉस्पर्स इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। नेशनल सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पर रहनी चाहिए। अब चाइना जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, तो वो जा रहा है POK, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो किसका भाग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है इंडिया का भाग। अब इंडिया की सोवरेनिटी के साथ धोखा हो रहा है। अब जब इंडिया की सोवरेनिटी के साथ धोखा हो रहा है तो भैया फिर बराबर है ना, अब यहाँ पर सोवरेनिटी धोखा हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो प्रॉस्पेरिटी है इंडो पैसिफिक रीजन में वो कैसे आनी चाहिए, जो देश है उनकी सोवरेनिटी बरकरार रहना चाहिए और पीसफुल तरीके से आनी चाहिए। मतलब हमें झगड़े यहाँ पर नहीं करने हैं।
दूसरा है नेविगेशन के लिए फ्रीडम। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने दो चीज़ें देखी है, एक तो जो इंटरनेशनल लॉज है उसका रिस्पेक्ट करके और नेशनल सोवरेनिटी को, तो सोवरेनिटी हम रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की कंट्री में इंटरफेयर ना करके। दूसरा इंटरनेशनल लॉज, जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, अगर हम लॉ देखते हैं लॉ ऑफ द सी, उसके तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बोला गया है, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, तो ये चीज़ मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर आपको बोला जाए तो ये आप अगर लिखो तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। कमर्शियल रिलेशंस अगर हम देखें, इंडिया जो है अमंग द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स से वियतनाम का, ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, वियतनाम से हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको इंपोर्ट में एक्सपोर्ट के कुछ कंपोनेंट दे देंगे या एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के कुछ कंपोनेंट दे देंगे, आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ अगर हम देखें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, टेक्सटाइल्स है, लेदर एक्सेसरीज है, ज्वेलरी है और प्रीशियस स्टोन्स है। मेन आइटम जो इंपोर्ट करते हैं वियतनाम से, मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स है, केमिकल्स है, रबर्स है, ऑर्डिनरी मेटल्स है, वुडन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिया वियतनाम रिलेशन के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है वो मिल गया होगा। में भी काफ़ी कोऑपरेशन है इंडिया और वियतनाम, जो उन्होंने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है साइन किया है, जिसमें कि वो आउटर स्पेस जो है पीसफुल प्रोसेस के जरिए एक्सप्लोर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑटोमिक एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पस, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फ्यूचर रिलेशंस है उसमें भी हमें इंडिया और वियतनाम जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट QIP जो है वो भी इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वियतनाम रिलेशन के बारे में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। तो आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है उसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर है मैड्रिड स्पेन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल वर्ड्स, आप MM Academy ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए फटाफट और वीडियोस को एंजॉय कीजिए एकदम कम प्राइजेस में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।